देखिए ना मुखिया जी, हमारा क्षेत्र की समस्या बोल वही समस्या वही समस्या लोग चाहते हैं कि हाँ मुखिया जी आए हैं, उनसे बता रहे हैं ये समस्या है हमको, तो तुरंत इसका निदान हो जाए। उसको आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ करते हैं उस तरह के उस समस्या को? महिलाओं की भागीदारी आपकी पंचायत में कैसी है कि राजनीति जो है वो कैसी है आपके हिसाब से? एक जनप्रतिनिधि को कैसा होना चाहिए आपके संबंध में? कभी हुआ कि राजनीति अब छोड़ देना चाहिए, बेकार है, हटाओ, छोड़ते हैं अब इसको? अब तक बिहार में जो मुख्यमंत्री बने हैं उनमें सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आपको कौन लगा? तेजस्वी यादव को आप कैसे देखते हैं? तो अगला मुख्यमंत्री आप किसको देख रहे हैं बिहार के? तो बिहार में पूरा जातिगत समीकरण पर ही सब कुछ टिका हुआ है। सारे पार्टी के लोग भी अगर टिकट भी देते हैं तो देखते हैं कि किस जाति के लोगों का बहुल क्षेत्र है। हम लोग का आंदोलन चल रहा है 29 अधिकार को लेकर के, उस पर सरकार काम नहीं कर रही है बिहार में। अब हम लोग चाह करके भी उन काम को नहीं कर पाते हैं। हमारे पास कर्मियों की कमी नहीं है। नमस्कार, गांव देहात पॉडकास्ट की खास एपिसोड में आज के हमारे मेहमान हैं पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया प्रखंड के औरैया पंचायत के मुखिया रंजन वर्मा जी। रंजन वर्मा जी पिछले 15 वर्षों से औरैया पंचायत की नेतृत्व कर रहे हैं। वर्तमान में पश्चिम चंपारण जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। सर, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं और क्या कुछ माहौल है अभी, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो पंचायत स्तर पर क्या कुछ माहौल है अभी और क्या कुछ चल रहा है? अभी तो माहौल उतना सरगर्मी है नहीं। धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आएगा तो माहौल गर्म होगा और उसकी जानकारी मिलेगी, क्योंकि पश्चिम चंपारण जिला भाजपा बहुल कहिए या भाजपा के नेतृत्व में जाने वाला जिला कहिए, यहाँ पर वर्चस्व भाजपा के नेतृत्व का है और लोगों में भी लगभग वही चलता है जो हम लोग पिछले कई चुनाव से देखते आ रहे हैं। लेकिन अब देखिए आगे भविष्य में क्या हो रहा है। अब पंचायत की बात करें तो पंचायत स्तर पर आजकल क्या कुछ चल रहा है अभी के समय में? देखिए, अभी पंचायत स्तर पर सरकार के द्वारा जो नीति अपनाई गई है उसका विरोध हम लोग पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं। और हम लोग जो पंचायत के अधिकारों में कटौती हुई है उस पर हम लोग का आंदोलन पूरे राज्य स्तर पर चल रहा है। सरकार का ध्यान पंचायतों को विकसित करने का तो है, लेकिन उसके कुछ लोग यह नहीं चाहते हैं कि गांव देहात का विकास हो, और इसमें बड़े बड़े अधिकारी लोग भी शामिल हैं, जिनके चलते सरकार तक हमारी बातों को नहीं पहुंचाई जा रही है। आप भी गांव देहात से हैं, आप भी समझ सकते हैं कि गांव के विकास के लिए जो राशि सरकार से आती है या जो विकास करने के लिए जो मानक बनाया गया है, जैसे ग्राम सभा, पहले ग्राम सभा का अस्तित्व था और ग्राम सभा में गांव के लोग बैठते थे मिल बैठ के, और जिन योजनाओं पर चर्चा होती थी और उन योजनाओं के लिए जो पैसा सरकार के से आती थी उस पर खर्च किया जाता था। लेकिन यहाँ कुछ लोगों के द्वारा ग्राम सभा के महत्व को गौण कर दिया गया है और गांव का विकास लगभग ठप पड़ रहा है और जिस स्तर से विकास होना चाहिए हो नहीं रहा है। अभी हम लोग इसी को लेकर आंदोलित हैं और हमारा संघ पूरे राज्य में लोगों को यह बताने का काम कर रहा है कि सरकार की नीतियां तो है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो धरातल पर नहीं हो रहा है। हम लोग अपने 29 अधिकारों को लेकर के और आंदोलित हैं। अभी कल ही हमारी प्रदेश कमेटी की बैठक हुई थी और उसमें इन मुद्दों को रखा गया था और जो हमारे प्रधान सचिव हैं उनसे वार्ता चल रही है कि जो गांव के लोग चाहते हैं, जो गांव की व्यवस्था है उसको कैसे सुधारा जाए, इस पर भी चर्चा हो रही है। और हमको लगता है कि इस पर सकारात्मक कुछ पहल करते हुए सरकार इस पर कुछ सकारात्मक सोच रख रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है इस पर विचार सरकार करे।
सबसे पहले तो हमको ये बताइए कि आप किस तरह के परिवार से आते हैं और मुखिया बनने का जो ख्वाब था वो कैसे था, क्या कुछ था, फिर आप इधर पंचायत की तरफ मूव किए, थोड़ा सा इसके बारे में पहले बताइए। हम यहाँ पर बहुत क्या कहा जाए, उसको अल्पसंख्यक कहा जाए है, लेकिन लोगों के बीच काम करने का जो जुनून था। आपका पंचायत मतलब अल्पसंख्यक हमारी जाति आज तो बिहार में पूरा जातिगत समीकरण पर ही सब कुछ टिका हुआ है। सारे पार्टी के लोग भी अगर टिकट भी देते हैं तो देखते हैं कि किस जाति के लोगों का बहुल क्षेत्र है। सभी पार्टियों का लगभग यही स्टैंड है। तो हम लोग यहाँ पर बहुत अल्पसंख्यक हैं, लेकिन फिर भी मैं जब पढ़ाई कर रहा था उसी समय से एक भावना थी मन में कि सामाजिक कार्य किया जाए, और हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद से हमारे पिताजी भी कुछ दिनों के लिए मुखिया थे। अच्छा। यहाँ रहे हुए हैं। बीच में मैं पढ़ाई करने के लिए बाहर गया था, उसके बाद से आया तो राजनीति में थोड़ा सा लोगों के कहने पर मैं आया और एक चुनाव लड़ा 2011 में। उसके बाद से मुझे लोगों का प्यार मिला। कहाँ पढ़ाई गए थे, कहाँ रहते थे? हम पटना पढ़ाई करने गए थे, मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से एमए किए और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पटना में रहे और वहाँ अपना पढ़ाई किए। 2011 में कौन सा चुनाव लड़े थे? 2011 से पहले 2010 के आसपास 2009 में, शायद 2009 होगा या 10 होगा, उसमें पैक्स का चुनाव हुआ। पैक्स का चुनाव। तो पैक्स के चुनाव में मैं चुनाव लड़ा लोगों के कहने पर, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली और मैं दूसरे स्थान पर था। बहुत कम वोटों से मैं हार गया। उसके बाद से मैं राजनीति की शुरुआत किए और फिर 11 में ये पंचायत चुनाव हुआ, इसमें चुनाव लड़ा मैंने और उसके बाद से पहली बार मतलब मुखिया बने और तब से अभी तक मुखिया है। तीसरी टर्म तक मुखिया है। अभी जिला अध्यक्ष भी हैं आप? मुखिया अध्यक्ष हैं पश्चिम चंपारण के। मुखिया से जिला अध्यक्ष मुखिया संघ के बनना कितना मतलब अंतर होता है इसमें, कितना कुछ फर्क पड़ता है? फर्क है, जिम्मेदारी बढ़ती है? बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। पहले तो मैं यहाँ प्रखंड अध्यक्ष बना अपने प्रखंड चनपटिया प्रखंड, और उसके बाद से जिला अध्यक्ष हमारे एक रामनगर के अफसर इमाम भाई हुए, लेकिन उनके कार्यों से पूरे जिले के जो मुखिया थे संतुष्ट नहीं थे और उन लोगों के कहने पर फिर विशेष बैठक बुलाई गई और उसमें वो भी शामिल हुए और उन्होंने भी कहा कि भाई हम समय नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हमारे भाई रंजन वर्मा जी जो कि वोटिंग होता है इसके लिए? हाँ, उसके लिए होता है, वोटिंग होता है। और सर्वसम्मति से सभी लोगों ने मिल करके मुझे इस जिम्मेदारी को दिया और यह जिम्मेदारी कठिन है चूंकि जिला बड़ा है और हर पंचायत में कोई ना कोई समस्या आती ही रहती है। क्योंकि बगहा वाल्मीकि नगर से लेकर के और धना ठकराहा मधुबनी पिपरासी से सब पश्चिम चंपारण जिले में ही आते हैं प्रखंड जो दूर दराज के इलाके हैं, और वहाँ उनकी भी अपनी समस्या है और मुखिया लोगों के साथ बहुत सारा प्रशासन से कभी झगड़ा हुआ, कभी गांव में कुछ विवाद हुआ, इस तरह से जो होता है तो उस पर जाना पड़ता है। कितना पंचायत है पश्चिम चंपारण में? 303 पंचायत है। अभी 3 पंचायत है पश्चिम चंपारण में। तो मुखिया लोग अपना समस्या लाते हैं आपके पास? हाँ, लाते हैं। कैसे उसको मतलब आप खत्म करते हैं, कैसे उसका समाधान निकालते हैं? समाधान वहाँ जा करके जिन प्रखंडों में जो समस्या आती है वहाँ जाते हैं, वहाँ बैठकें बुलाई जाती है और फिर समस्या को सुना जाता है। उसके बाद से अगर जो समस्या प्रशासन स्तर से है तो वहाँ करते हैं, अगर ग्रामीण स्तर है तो वहाँ फिर बैठ मिल के बात करते हैं तो उस समस्या का निदान किया जाता है। तो पंचायत, अभी तो जिला अध्यक्ष हैं, तो पंचायत में समय निकालना और फिर जिला के लिए समय निकालना, क्योंकि समय तो देना पड़ता होगा ही, समय सभी 300 अगर 3 पंचायत है तो सभी मुखिया आपसे मिलना चाह रहे होंगे, कोई बेतिया मिलता होगा, कोई चनपटिया, कोई कहीं। कैसे आप समय निकाल पाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं सबको? पहले तो मैं पंचायत का काम देखता हूँ। सबसे पहले पंचायत स्तर पर जो काम होता है उसका निपटारा कराता हूँ और उस तरह से निपटारा कराता हूँ कि हमारे पंचायत चूंकि बेतिया से बहुत करीब है और यहाँ जमीनी विवाद बहुत ज्यादा है। 5-6 किलोमीटर हमको लगता है, तो ज्यादातर जमीनी विवाद है, तो उसका निपटारा हम बहुत मिल बैठ के लोगों के साथ, अपने सरपंच के साथ, अपने
ग्रामीण पंचों के साथ बैठ के और उस समस्या के निदान। हमारे पंचायत से केस मुकदमे बहुत कम होते हैं, ना के बराबर हैं। वो चाहे जमीनी विवाद हो, चाहे आपसी मतभेद, ज्यादातर मामले आपके पास आते हैं और यहाँ से मैनेज हो जाता है, मतलब मामला खत्म हो जाता है पंचायती के माध्यम से, पंचायती के माध्यम से। तो पहले अपने पंचायत के लिए समय देते हैं, फिर पूरा पंचायत के लिए समय देते हैं और फिर दोपहर के बाद जहाँ जहाँ समस्याएं होती हैं वहाँ मैं जाता हूँ। मतलब समय निकालना पड़ता है लोगों के लिए, कठिन होता कठिन है, लेकिन फिर भी तो समय, जिम्मेवारी है तो समय देना पड़ेगा। इसके अलावा राज्य स्तर पर भी मीटिंग बुलाई जाती है, क्योंकि हम लोग का आंदोलन चल रहा है तो राज्य स्तर पर भी लोगों से मिलना जुलना हो तो वहाँ भी मैं जाता हूँ। और फिर कमेटी के साथ आला अधिकारी लोगों से मिलना होता है, मंत्री जी से मिलना होता है, वो सारे काम को करता हूँ। कैसा आंदोलन चल रहा है आपका? हम लोग का आंदोलन चल रहा है 29 अधिकार को लेकर के, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में जो ग्राम पंचायतों को अधिकार मिला, उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज जो व्यवस्था है उसमें सारे लोगों को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। उसमें यह है कि सरकार के द्वारा जो ग्राम सभा को निरस्त किया गया है, या फिर जो 29 अधिकार 73वें संशोधन में दिया गया था, उस पर सरकार काम नहीं कर रही है बिहार में। अभी केवल 6 मामले ऐसे हैं जिस पर बिहार में पंचायतों को अधिकार दिया गया है। वहीं केरल से लोग आए हुए थे बिहार भ्रमण में, तो केरल में है कि 29 अधिकार है तो उसको दिया गया है पंचायतों को। अब हम लोग चाह करके भी उन काम को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। हमारे पास कर्मियों की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था कर दी गई है, जो अधिकार कटौती कर दिया गया पंचायती राज व्यवस्था में, उसको लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि चूंकि गांव का विकास तभी होगा जब गांव के लोग के साथ मिल करके, और जो भी फंड सरकार देती है, चाहे केंद्र सरकार दे रही हो, राज्य सरकार भी देती है, तो उनका इस्तेमाल गांव के लोगों के स्तर से होना चाहिए। मनरेगा का समस्या है, मनरेगा में मजदूर बाहर पलायन नहीं करे, इसके लिए मनरेगा बनाया गया, उस कानून के द्वारा बनाया गया कि कम से कम लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा, लोग पलायन नहीं करेंगे। लेकिन वो व्यवस्था चरमरा गई है, वो व्यवस्था कहने के लिए है, उस धरातल पर कुछ नहीं है। हम लोग चाह करके भी लोगों को रोजगार नहीं देते हैं, कई तरह की बाधाएं हैं। उसमें है कि आप इस तरह दिन काम तो दीजिए, लेकिन मनरेगा मजदूरी बहुत कम है। उसके बाद से इस तरह का व्यवस्था किया गया है मनरेगा में कि चाह करके भी आप काम नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ठेकेदार तो है नहीं। और ठेकेदारी प्रथा के लिए सरकार कर रही थी, लेकिन उसका हम लोगों ने विरोध किया कि ठेकेदार को लाइएगा तो फिर वहाँ पर काम ठीक नहीं हो पाएगा। तो वेंडर जो बनाया गया है मनरेगा में, या जो सिस्टम में वेंडर बनाया गया है, तो बताइए कि वेंडर लोग कितना सही मायने में कितना लोग मटेरियल पहुंचा पाता है गांव में? नहीं देता है, वो कहने के लिए है केवल, लेकिन वो सच्चाई यह नहीं है। तो बताइए कि काम करने का तरीका जो बदल गया, जो सही में काम होना चाहिए वह नहीं हो करके और दूसरे माध्यम से काम हो रहा है, तो इसमें काम कराने वाले लोग कौन हैं? मजदूर तो काम करके और कल आज काम करेगा तो काम का शाम को पैसा चाहिए। और यहाँ पर मान लीजिए मजदूरी अगर 1 माह पर ही आता है, 2 माह पर भी आता है, तो कहाँ से मजदूरी करके लोग अपना जीवन यापन करेगा? तो ये सब समस्या है, बहुत सारी समस्या है। मनरेगा योजना बढ़िया था, है उसको बहुत बढ़िया था, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं रहा। उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। नहीं तो मनरेगा ऐसा एक व्यवस्था था जिसमें गांव के विकास के लिए हर पहलू को हम लोग कर सकते थे। गांव से जल निकास की बात हो, पुल पुलिया की बात हो, छोटे छोटे गली नाली भी उससे बन जाते थे, ईंट सोलिंग भी हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि मटेरियल का पेमेंट भुगतान नहीं होगा, वो वेंडर के खाते में चला जाएगा। जो लोग काम कराते हैं वो दौड़ते रह जाते हैं, 1 साल 2 साल के बाद पैसा आता है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। अब वही समस्या आकर के इधर भी लग गया। जो पंचायतों को पैसा आ रहा था 15वीं के या सिस्टम का जो पैसा था, वो समस्या इसमें भी लागू हो गया। इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि कम से कम गाँव के लोग जो चाहते हैं उस तरह से हो। अभी आवास प्लस योजना का जो चल रहा है सर्वे, आप लोगों को मालूम होगा, तो आवास प्लस में यह है कि ग्राम सभा करके हम लोग चाह रहे थे कि जो गरीब लोग हैं उनको मिले। अभी तो जिसका भी है सबका जुड़ते जा रहा है, पैसा दीजिए और जुड़ते जा रहा है। योजना में जितने आवास कर्मी हैं वो बहुत तरह के, आप लोग देखते होंगे वीडियो पर बहुत सारा आया होगा कि यहाँ पैसा लिया जा रहा है, वहाँ पैसा लिया जा रहा है। बहुत रोकने के पैसा लगता है,
पैसा लगता नहीं है, लेकिन उन लोगों के द्वारा कुछ पैसा का उगाही किया जा रहा है, चोरी छिपे पैसा लिया जा रहा है लोगों से। हम तो अपने पंचायत में तो जितना रखे हुए हैं, अपना वीडियो बनाकर भी डाले थे कि भाई आप लोग पैसा मत दीजिए, नहीं दे। सोशल मीडिया के माध्यम से हमने कहा भी था, और बहुत सारा ऐसा व्यवस्था भी किया, गांव के लोगों को भी मीटिंग करके और ग्राम सभा में इस बात को कहा कि आप लोग पैसा मत दीजिए, हम काम करवाएंगे। तो रूटीन वर्क इसमें काम करना है उसको, तो नहीं हुआ है। लेकिन अन्य जगहों पर जो व्यवस्था है, मान लीजिए ग्राम सभा है, हम ग्राम सभा के माध्यम से लोगों को बुलाएंगे और उसमें कहेंगे कि भाई जो जो गरीब लोग हैं उनका हम सूची बनाते और ग्राम सभा के माध्यम से देते, और जा करके उसका नाम जुटता, सूची बनती। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है। और आवास सहायकों के द्वारा मैं अपने पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, अब अन्य पंचायतों में जो सुनने में आ रहा है, ऐसे सोशल मीडिया पर कोई वीडियो भी हम लोगों ने देखा है कि इस तरह की बात निकल के आ रही है कि पैसे लोग ले रहे हैं और नाम जोड़ा जा रहा है। अब यही सब बातें हैं। कितनी आपकी भी पंचायत से लगता है? हमारे पंचायत में पैसा नहीं लगता, 1 भी रुपया नहीं। नहीं, मेरे पंचायत में यहाँ पर ग्रामीण भी लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं आप। हमारे पंचायत में करप्शन हो पंचायत स्तर पे है, इसको मानते हैं आप? देखिए, अभी करप्शन तो हर स्तर पर है। आप कितना भी अधिकारी लोग भी, बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि करप्शन नहीं हो, उसके बाद भी उसके छोटे कर्मी जो लोग हैं वो कुछ झूठे आश्वासन दे करके लोगों से पैसा लेते हैं। करप्शन है तो करप्शन तो है। कैसे दूर होगा? देखिए, इसमें सभी लोगों को मिलकर प्रयास करना होगा, नीचे से ऊपर तक। मान लीजिए कि कोई अगर अधिकारी या कोई भी आदमी, कोई कर्मी आपसे पैसा मांगता है, अगर हम नहीं देते हैं तो वो पैसा आपसे जबरदस्ती नहीं ले सकता है। लेकिन इसमें सभी को मिलजुल कर करना होगा। सरकार को भी ध्यान देना होगा जो हाँ करप्शन की बात है, जो सिस्टम है उसको ऐसा सुधार किया जाए कि यह करप्शन बंद हो जाए। उसके लिए व्यवस्था है, लेकिन उसके लिए सरकार स्तर पर भी अधिकारी लोगों को भी थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा कि इस करप्शन को कैसे दूर किया जाए। सबसे ज्यादा करप्शन कहाँ होता है? ब्लॉक में। देखिए, जिला में पत्रकार है, आप लोग देखिए रहे, ब्लॉक स्तर से लेकर के और राज्य स्तर तक यह व्यवस्था करप्शन है। लेकिन वही है कि कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। जो लोग ज्यादा सक्रिय है वहाँ कम है, और जो लोग सक्रिय नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं या उस तरह की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, वहाँ ज्यादा है। 2011 में आपने चुनाव लड़ा और चुनाव जीते आप। सबसे पहला कौन सा काम था जो आपने किया? देखिए, जब 2011 में चुनाव में जीता तो उस समय गांव देहात में सड़कों की स्थिति बहुत जर्जर थी। तो पहला उद्देश्य तो मेरा यही था। तो गांव की जो सड़कें थी लगभग सब ठीक हो गई और पानी की व्यवस्था थी। तो 2011 में मैं जब चुनाव जीत के आया तो वहाँ पानी की तो समस्या थी, चापाकल से लोग पानी पीते थे, कुआं तो करीब खत्म था। लेकिन हम लोगों ने प्रयास करके, उस समय हमारे मंत्री थे, लोक स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे, ये चंद्रमोहन चचा जी, जो चनपटिया विधायक भी थे। तो उस समय हम लोगों ने मैंने बहुत प्रयास किया, क्योंकि इस जिले में 5-6 जगह वाटर सप्लाई स्कीम चल रहा था। हाँ, बड़े लंबा बड़ा प्रोजेक्ट था उसमें। लेकिन सिंगल विलेज में जहाँ पानी की व्यवस्था हुई, मेरा पंचायत पहला था पूरे जिले में। यहाँ सिंगल विलेज पर काम हुआ आपके मुखिया बनने के बाद और सिंगल विलेज पर काम हुआ, और सबसे पहले हमारे पंचायत में पानी का सप्लाई शुरू हुआ। और आज तक निरंतर आप ग्रामीण लोगों से पूछ सकते हैं, जहाँ भी जल नल की व्यवस्था है, शायद लोगों को पानी मिलता है कि नहीं, कुछ जगहों पर मिलता भी है, लेकिन मेरे पंचायत में कभी भी लोग दूसरा पानी नहीं पीते हैं और नल जल का पानी लेते हैं और कंटिन्यू चलता है, उसमें कहीं बाधा नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ तो योजना वाला आपके यहाँ नहीं, 7 निश्चय वाला नहीं है, पीएचडी का है। और 2 हमारे यहाँ रेवेन्यू विलेज है, दोनों में टावर लगा हुआ है और सब जगह पानी का समय से मिलता है। कितने वार्ड के पंचायत? 9 वार्ड का पंचायत है और 9 वार्ड में पानी एकदम, पानी सड़क बिजली हर वार्ड में है। उसके बाद से जो भी हमारा यह लक्ष्य था कि गांव में बिजली की व्यवस्था हो जाए, सड़कों की व्यवस्था हो जाए, गली नाली दुरुस्त हो जाए, लोगों को रोजगार मिले, शिक्षा की व्यवस्था हो। उसके लिए हमारे पंचायत में जो हमारा विद्यालय एक इंटर तक हुआ अपग्रेड हो करके, तो उसमें
गांव के बच्चे नहीं जा रहे थे, उनको भी हमने समझा बुझा करके, और जो बाहर वृंदावन या अगल बगल पंचायतों में हाई स्कूल में जाते थे उनको हमने यहाँ पर एडमिशन करवाया। और शिक्षा व्यवस्था पर भी मैं ध्यान देता हूँ, और जाके स्कूलों में देखता भी, विजिट भी करता हूँ कि बच्चे किस तरह से पढ़ रहा है, उनकी क्या व्यवस्था है। उनके खाने के मिड डे मील पर भी मैं जाकर देखता हूँ। और स्कूल की जो व्यवस्था थी, जो बिल्डिंग नहीं थे, बाउंड्री नहीं थे, तो उसको हमने मनरेगा से और सस्टम योजना से उस स्कूलों के बाउंड्री को करवाया, उसके बिल्डिंग को भी ठीक ठाक करवाया। और आज हमारे स्कूल देखने लायक हैं। शिक्षक की कमी नहीं है, क्योंकि इधर जो हाली हुई शिक्षा विभाग से तो शिक्षक भी पर्याप्त है और बच्चे भी बढ़िया हैं, और पढ़ाई भी हमारे यहाँ बहुत अच्छी हो रही है। 2011 में आप मुखिया बने, उसके बाद से मुखिया बने, फिर दूसरी बार जीते तो प्रखंड अध्यक्ष बने, अभी जिला अध्यक्ष हैं, तीसरी बार मुखिया हैं, 15 साल से आप इस पंचायत के नेतृत्व कर रहे हैं। तो जब मुखिया आप नहीं थे और अब जिला अध्यक्ष तक का सफर कर लिए और 3 बार मुखिया रहे, तो परिवार को कितना समय दे पाते हैं, इसमें कितना फर्क पड़ता है, कितना अंतर हुआ है? परिवार को समय, चूंकि मैं पहले तो किसान भी हूँ, मैं अपने से खेती भी कराता हूँ और देखता भी, हमारे पास व्यवस्था है। अब मैं अपने कर्मियों को रखा हुआ हूँ, जिससे खेती बाड़ी का भी मैं काम करता हूँ। मैं गन्ना उत्पादन भी करता हूँ, मैं धान का भी उत्पादन करता हूँ, गेहूं का भी। किसान के साथ साथ मैं यह भी काम करता हूँ। चूंकि पैतृक संपत्ति थी तो उसको छोड़ा नहीं जा सकता था, तो परिवार को भी मैं समय देता हूँ, इसी में समय निकाल कर देता हूँ। और मेरी पहले की अपेक्षा तो कम हो गया होगा। हाँ, पहले की अपेक्षा तो कम है। तो बच्चे थोड़ा बड़ा हो गए हैं और बाहर पढ़ने चले गए हैं, तो हमको समय थोड़ा मिल जाता है। और घर परिवार की बात है तो मेरी पत्नी थोड़ा देख लेती है। विवाद नहीं होता है कि भाई पहले तो रहते अब तो बाहर ही रहते हैं? विवाद की कोई बात नहीं, सबको मिलजुल करके। एक परिवार जो नहीं चला पाएगा वो पूरा प्रखंड और पंचायत और का जिला क्या देख सकता है? पहले तो प्राथमिकता है परिवार है, परिवार चलाइए, फिर अपने गांव को चलाइए, फिर अपने पंचायत को देखिए, फिर अपने प्रखंड को देखिए, जिला को देखिए, समय मिलता है। मुखिया जी, आज के समय में कौन ऐसा काम है जो लगता है कि नहीं आपके पंचायत के लिए जरूरी है, इसको करना चाहिए? देखिए, पंचायत को हम लोग का जो सोच था, ये सोच के साथ हम राजनीति में आए, तो यह चाह रहे थे कि हमारे पंचायत को इस तरह की व्यवस्था हो, क्योंकि हम बिजली की जो समस्या है इस पर अभी हम काम कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि हमारे पंचायत में सोलर एनर्जी से बिजली मिले लोगों को, और इस पर हम काम करना भी शुरू कर दिए हैं। और जो सरकार से सोलर पर सब्सिडी है मिल रही है, अब मैं चाह रहा हूँ कि हर घर पर सोलर लगे और उस चीज से, बिजली से हम लोग अपने काम करें। और हमारा लक्ष्य है कि कुछ दिनों में, 1-2 साल में, अपने पंचायत से जो बिजली विभाग से जो पोल लगे हुए हैं, हम सोलर एनर्जी का उपयोग करते हुए अपने पंचायत को पूर्ण और इस बिजली से मुक्त कराएं। और हम बिजली उत्पादन करेंगे और हम बिजली विभाग को यहाँ से बिजली देंगे, और उससे जो पैसा आएगा उस पैसे से हम चाहते हैं कि एक कोष बने, और लोगों से बात भी किए हैं कि एक पंचायत का कोष बनाएंगे, और उस कोष में वो पैसा आएगा और हम लोग उससे अपना जो विकास कर सकते हैं, जो सरकारी व्यवस्था से नहीं हो रहा है, उसमें अपना उस पैसा को खर्च करेंगे और लोगों का आय भी बढ़ेगा उससे। वो जो बिजली उत्पादन होगा और लोग देंगे, बिजली विभाग को हम लोग देंगे, तो उससे लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी और रोजगार भी उससे पैदा होगा। और हम चाहते हैं कि हमारा गांव, चूंकि पंचायत यहाँ से शहर से बहुत करीब है, और आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कुमार बाग में इंडस्ट्रियल एरिया लगभग हो गया है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे पंचायत में रोजगार के अवसर पैदा हो और छोटे छोटे लोग उद्योग धंधा करें, उसके लिए काम भी कर रहे हैं। और कई लोगों को उस पर लोन भी दिलवाए हैं बैंक से, और लोग काम भी कर रहे हैं। लोग फर्नीचर का काम कर रहे हैं, कुछ लोग बिजली बल्ब का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से मेरा लक्ष्य है कि हर घर में कुछ ना कुछ ऐसा व्यवस्था हो जिससे रोजगार पैदा किया जाए और हर घर को आमदनी हो। क्योंकि लोग बाहर नहीं जाएं, जो लोग पंचायत से या राज्य से बाहर जाते हैं, जो पलायन कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए मैंने
कोरोना काल में देखा था कि कितना दुर्दशा हुआ था हमारे गांव के लोगों का। जितने लोग यहाँ पर हैं उससे कहीं ज्यादा लोग बाहर रहते थे, आज भी हैं, लेकिन हम धीरे धीरे जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको सेटल कर रहे हैं कि आप रोजगार कीजिए, छोटे मोटे उद्योग धंधे से आप शुरू कीजिए। बाहर जाते हैं तो आपको 10,000 20,000 रुपया कमाई होता है, वह पैसा आप अगर 15,000 10,000 ही महीना कमा रहे हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी आप जी रहे हैं। यहाँ पर अपने बाल बच्चों के साथ रहते हैं, पढ़ाई की भी व्यवस्था यहाँ बढ़िया है, हम लोग कर रहे हैं। फंड का भी व्यवस्था कर लेंगे, नहीं होगा सरकार से तो अपने स्तर से भी फंड का व्यवस्था कर लेंगे। हमने तो गांव में ऐसी कमेटी बनाई है कि लोग 10 रुपया 15 रुपया रोज जमा करते हैं। अच्छा। और एक कोष बनाए हुए हैं, अगर किसी को जरूरत हो गया 10,000 20,000, किसी को शादी ब्याह की जरूरत है, कहीं किसी का दुर्घटना हो गया, उसमें भी उस कमेटी से हम पैसा दिलवाते हैं कि आप दीजिए 10,000 20,000। और लोगों को साहूकार के पास नहीं जाना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग जो साहूकार के पास नहीं जाते हैं और उस कमेटी से ही पैसा ले रहे हैं और फिर उनको चुका देते हैं, समय से मिल जाता है। इस तरह से गांव में हमने 2 4 5 कमेटियां बनाई हुई है जिसमें लोग पैसा भी जमा करते हैं, अपना पैसा जमा करते हैं और फिर उससे अपना काम करके फिर पैसा को वापस करते हैं। तो यह व्यवस्था है कि कुछ स्वावलंबन हो लोगों का और लोग जागरूक हों कि हम सब कुछ कर सकते हैं अगर चाहें तो इसके लिए लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करना और जागरूक करना पड़ता है। तो उस काम में मैं लगा हुआ हूँ कि रोजगार भी हम यही करें, पढ़ाई भी हम यही करें और अपने गांव का विकास करें और एक मॉडल दिखाएं कि सब कुछ अगर सहायता कहीं से नहीं भी मिलती है तो हमारे पास जो जनसंख्या का ताकत है उसके बदौलत हम कुछ कर सकें। ठीक है मुखिया जी, ये तो आप अपने पंचायत के लिए कर रहे हैं और पंचायत को, लोगों को, प्रवासी जो मजदूर हैं आपके पंचायत के, उन्हें यहाँ पे रोकने के लिए आप पहले कर रहे हैं। आप जिला अध्यक्ष हैं, जिले के पंचायतों के लिए क्या कुछ आप कर रहे हैं? क्योंकि जिले में 303 पंचायत आप बताएं, तो उन पंचायतों में आपके माध्यम से कुछ अच्छा हो जाए या उन पंचायतों की क्या कुछ समस्या होती है जो आपके पास आती है? देखिए, पंचायतों के, हर पंचायत का अपना भौगोलिक स्थिति है और भौगोलिक दृष्टिकोण से हर पंचायत का अपना अपना समस्या है। कोई जरूरी नहीं है जो पंचायत हमारे पंचायत का समस्या हो दूसरे पंचायत में हो सकता है कि बहुत सारे पंचायत नदी किनारे उनका अपना अलग समस्या है। तो उन लोगों को जो समस्या आती है उस पर हम लोग जाकर बैठक करते हैं, वहाँ भी लोगों को जागरूक करते हैं, प्रशासन से मिलते हैं, जो भी सहायता हो उसको दिलाने का काम करते हैं और लोगों को जागरूक करने का भी काम करते हैं कि आप लोग भी कुछ। जिले का सबसे बड़ा समस्या क्या है आपके नजर में? देखिए, जिले का सबसे बड़ा समस्या अभी गांव के विकास के लिए सरकार को सोचना होगा। जिस तरह से शहरों का विकास हो रहा है उस तरह गांव का विकास, उस तरह से गांव का विकास नहीं हो रहा है। गांव का विकास एक तरह से पंचायती राज व्यवस्था लगभग ठप पड़ा हुआ है। इस पर सरकार को ध्यान देना होगा। अगर यह व्यवस्था नहीं हुई तो लोगों का विश्वास जो है पंचायतों से उठ जाएगा। क्योंकि जो छोटी समस्या है बड़ी समस्या हो, लोग गांव के प्रधान के पास ही जाते हैं। वह बिजली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, पानी की समस्या हो, जल निकास का समस्या हो, पढ़ाई की समस्या हो, जमीनी विवाद हो, किसी भी तरह से लोग वहां पहुंचते हैं। और हम लोग के पास उस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है आज के समय में कि हम त्वरित उस पर कोई काम कर सके। आज ही हमारे पंचायत में अभी एक आदमी का घर उजड़ गया है, रात जो आंधी तूफान आया, और हमारे पास उस तरह का कोई कोष नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है कि मैं अपने अकाल स्तर पर कर सकूं और निजी कोष से ही कुछ व्यवस्था कर सकता हूं, उसकी सहायता कर सकता हूं। जो प्रोसेस है उसको दिलाने का सरकार से जो अनुदान या कुछ इतना लंबा प्रोसेस है कि आते आते समय खत्म हो जाता है। तो त्वरित कुछ कोष होना चाहिए, पंचायतों के पास कुछ अधिकार होना चाहिए कि कोई ऐसी बात हो जाए, कोई आपदा हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो पंचायत अपने स्तर से भी कुछ निदान कर सके। इसी के लिए 29 अधिकार को हम लोग मांग रहे हैं कि हमारा बिजली का समस्या है, सड़क का है, पानी का समस्या है, हमारा जमीन का समस्या है। और बाहर की पंचायतों में जैसे राजस्थान हुआ, आपको केरल हुआ, तमिलनाडु के जगह हुआ, ऐसे ऐसे जो भी राज्य हैं वहाँ पर पंचायतों को जो अधिकार दिया गया, वहाँ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है पंचायतों को। आपके यहाँ अगर क्या कहते हैं, ये पेट्रोल पंप है, आपके यहाँ टावर लगा हुआ है, आपके यहाँ जो भी कॉमर्शियल लोग काम कर रहे हैं उनसे थोड़ा बहुत पैसा पंचायतों को जाता है। जमीन रजिस्ट्री है तो उसमें भी थोड़ा पैसा जाता है पंचायतों को। इससे क्या है कि पंचायतों का विकास होता है और एक कोष बनता है जिससे सरकार
पर भी ज्यादा लोड नहीं है और ग्राम पंचायत स्वतंत्र रख के अपना काम कर पाती है। तो वो व्यवस्था होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। मुखिया जी किसी पार्टी से भी अब जुड़े हुए? हम लोग का पार्टी से है, भाजपा के साथ हम बीजेपी से जुड़े हुए बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बीजेपी में आपको काम करके कैसा लगता है? लेकिन बीजेपी में मैं किसी प्रभार में नहीं हूँ या कोई जिम्मेदारी नहीं ली, नहीं सदस्य हूँ तो इसलिए इसमें कुछ चर्चा पूरा बीच में खूब हुआ था कि मुखिया जी पूरा तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। कोई बात कुछ है क्या? चुनाव के सब चुनाव की नहीं गिरना है, चुनाव से कोई मतलब नहीं है। जब आप लोग के बीच जाते हैं तो लोग किस तरह की समस्या आपको बताते हैं कि ये देखिए ना मुखिया जी हमारा क्षेत्र की समस्या वही समस्या तो लोग चाहते हैं कि हाँ मुखिया जी आए हैं उनसे बता रहे हैं ये समस्या है हमको, तो तुरंत इसका निदान हो जाए। सारे लोग का यही तो उसको आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ करते हैं उस तरह के उस समस्या को? अब उस समस्या क्योंकि बहुत सारा छोटा मामला जो होता है मुखिया के पास आता है कि मुखिया जी बड़ा बहुत सारा मामला आता है। हाँ, जो चाहते हैं ना तुरंत से जुड़े हुए हैं, आप समझ रहे हैं कि गांव की क्या समस्या है। बहुत सारी समस्या है जो मुखिया के पास। अभी इस गांव में एक नाला बनाना था, उसके लिए समस्या थी, लेकिन हमारे पास उस तरह का कोई कोष नहीं है। फिर भी मैं काम कर रहा हूँ उस पर। आएगा तो देखा जाएगा किस तरह से व्यवस्था किया जाएगा। लेकिन जो समस्या तत्काल होता है, जैसे कि बाढ़ आ गया, पानी की समस्या हो गई, बरसात ज्यादा हो गया, जल निकास के लिए सारे लोग जहाँ जहाँ जल निकास का जो व्यवस्था था पहले, उस सब लोगों ने अपना अपना घर बना लिया, कोई भर करके जमीन बना लिया, कुछ कर लिया इस तरह से। तो उस पर भी हम लोग काम करते हैं। जो सरकारी नाला है उसको दुरुस्त करा के जल निकास के लिए व्यवस्था करना, तो बरसात से पहले ये सब व्यवस्था किया जाता है। तो अगर हमारे पास मनरेगा से वह काम नहीं सफल होता है तो हम ग्रामीण लोगों के सहयोग से उस काम को करते हैं और करके इस तरह की व्यवस्था करते हैं। बहुत सारी समस्या है गाँव में जिसका निदान करना पड़ता है। महिलाओं की भागीदारी आपकी पंचायत में कैसी है? ना बहुत अच्छी है, महिला लोग भी जागरूक है। यहाँ बहुत सारा समूह है, जीविका दीदी लोग हैं और महिला लोग भी पढ़ाई में भी बहुत, अभी बच्चियाँ बहुत अच्छी खासी पढ़ाई की तरफ अग्रसर हुई हैं और पढ़ाई चल रहा है बढ़िया। महिलाओं का योगदान बहुत अच्छा है और महिलाएं सक्रिय भी हैं, जागरूक भी हैं। उन लोगों का भी जो समूह है उसमें भी, उसके माध्यम से भी लोग काम कर रहा है। जीविका दीदी लोग भी काम कर रहा है। महिलाओं की भागीदारी अच्छी है। आपके घर के लोग आपके राजनीतिक सफर को लेकर क्या सोचते हैं? हमारे घर में चूंकि बहुत छोटा परिवार है, हमारे परिवार में जितने भी हमारे चाचा लोग हैं वो सब बाहर रहते हैं और मैं घर पर रहता हूँ। मेरे बड़े भाई शिक्षक हैं, तो लोग सब कोई आप बाहर आकर काम करता है, इसलिए घर की कोई ऐसी समस्या नहीं है। घर से हमको कोई समस्या नहीं है, काम करते हैं। राजनीति जो है वो कैसी है? अब राजनीति, आज की राजनीति को आप भी देख रहे हैं कि कैसी है। आज जो मौजूदा राजनीति में सुधार होना चाहिए, नैतिकता के आधार पर राजनीति होना चाहिए और जिस जिम्मेवारी को लेकर के राजनीति करते हैं, राजनीति है कि लोगों का कल्याण हो, जन कल्याण हो, इसको सोच करके राजनीति शुरू करना चाहिए। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि चाह करके भी बहुत लोग नहीं कर पाता है, क्योंकि समाज में भी इस तरह की विकृति आ गई है और लोगों का सोच भी बदल गया है और उस सोच को बदलना होगा और राजनीति को कैसे स्तर पर ले जाना होगा जहां पर सभी लोग नैतिकता के साथ, नीति नैतिकता यह सब होना चाहिए राजनीति। आपके हिसाब से एक जनप्रतिनिधि को कैसा होना चाहिए? जनप्रतिनिधि को एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और नीति और नैतिकता के साथ काम करना चाहिए। जनप्रतिनिधि के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। हमारा आचरण अगर ठीक है तो इसका समाज पर असर पड़ता है। अगर हम भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो हमारा समाज भी खराब होगा। तो इन सब चीजों से परे हट करके और सच्चे देशभक्ति के साथ और समाज भक्ति के साथ सामाजिक उत्थान कैसे हो, उसको जीवन में रख कर राजनीति करना चाहिए। आपके संबंध में कभी हुआ कि राजनीति अब छोड़ देना चाहिए, बेकार है, हटाओ, छोड़ते हैं अब इसको?
नहीं, उस तरह से मैदान से भागने की बात नहीं है, राजनीति छोड़ने की बात नहीं आती है मन में। क्योंकि समाज में हैं तो समाज, आप घर में हैं तो आपके घर में बहुत सारी समस्या है, लेकिन उसको छोड़ के भागने से उस समस्या का निदान नहीं हो। उसको लड़ के और उसको सुधारा जाए, कैसे लोगों को जागरूक करके उस काम को किया जाए। अगर सारे लोग राजनीति से भाग जाएंगे और यह राजनीति खराब है कह के अगर हटना शुरू करेंगे तो फिर हमारा समाज तो चला जाएगा गर्त में। इसलिए उस तरह की भावना नहीं आई है। जहां भी मैं रहूंगा, जिस स्तर पर रहूंगा, मैं लोगों के सेवा भाव के साथ काम करूं। क्योंकि काफी दिन से आप राजनीति में है, तो आपको अब तक बिहार में जो मुख्यमंत्री बने हैं उनमें सबसे अच्छा मुख्यमंत्री आपको कौन लगा शुरू से? अब तो बहुत पुराने लोगों को तो हम लोग नहीं जानते हैं, जो हम लोग देख मतलब जहाँ से शुरू किए हुए हैं। पर पुराने जमाने में तो कांग्रेस का शासन था, उस समय भी लोग अच्छे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे राजनीतिक हुए हैं। उसके बाद से जननायक कर्पूरी ठाकुर का समय आया, वो भी बहुत समाज के लिए, जो निचले स्तर के लोग, जो भी कुचले लोग थे, उनके लिए काम किए। नीतीश बाबू भी बहुत अच्छा काम किए। शुरू में इनका बहुत अच्छा योगदान था बिहार के राजनीति में, या उसको ऊपर उठाने में। बहुत सारा जो समस्या था उसका निदान किए। लेकिन इधर हाल के वर्षों में इनका कुछ पकड़ राजनीति पर तो है, लेकिन विकास का जो गति था वह बाधित हो गया और वह भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ेगा। इसमें सुधार करना होगा। नहीं, बढ़िया मुख्यमंत्री कौन रहे आपकी नजर में अभी तक? अभी तक तो शुरू में तो नीतीश कुमार भी रहे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी थे जो शुरू में बहुत अच्छे राजनीतिक थे। कांग्रेस के भी बहुत लोग हुए, जिसमें हमारे यहाँ केदार पांडे जी भी थे, बहुत अच्छा उन्होंने भी किया था। और भी कांग्रेस के लोग थे। लालू यादव और नीतीश कुमार में आपको कौन पसंद है? नहीं, वो तो नीतीश कुमार ही पसंद लोग कर रहा है, क्योंकि लालू यादव ने समाज के लिए, के उत्थान के लिए और गरीबों के लिए आवाज दिया। लेकिन वहां पर वो ऐसा हो गया कि जो भी लोग पुराने लोग हैं वो बताएंगे कि किस तरह से उनका राज चला था, जंगल राज में तब्दील हो गया और लोग बहुत डरे हुए रहते थे, समय हुए रहते थे। तो इसलिए लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। आज भी वो दिन याद आती है लोगों को, तो थोड़ा लोगों को। तेजस्वी यादव को आप कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव तो अभी राजनीति में जो काम कर रहे हैं वो लगता है कि कुछ करेंगे, लेकिन लोग, परिवार जो है, सच्चाई जो है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि गांव से जुड़ा हुआ हूँ, तो निचले स्तर से भी लोगों जो बात कहते हैं उसको मैं बता रहा हूँ कि उस पर लोगों को थोड़ा सा ये लग रहा है, सशंकित है कि कहीं इनका शासन हुआ तो फिर वही स्थिति पैदा ना हो जाए जो लालू यादव के समय में थी। इसीलिए थोड़ा सा लोग सशंकित। मैंने हम लोग के जिले में, अन्य जिलों की बात तो मैं नहीं बता। लास्ट सवाल आपसे लूंगा। अगला आने वाले चुनाव होने वाला है, क्योंकि तो अगला मुख्यमंत्री आप किसको देख रहे हैं बिहार के? क्योंकि प्रशांत किशोर भी आ गए हैं, जनसुराज पार्टी उनका है, वो भी काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी हैं, एनडीए की सरकार है अभी फिलहाल में। तो आने वाले समय में आप मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं? अभी देखिए, अभी तो कोई चेहरा ऐसा आया नहीं है। अभी तो नीतीश कुमार के चेहरा को लेकर लोग चल रहा है। प्रशांत किशोर जी का अपना एक विजन है और बहुत अच्छा बिहार के बारे में उनका सोच है, लेकिन उनका राजनीतिक अभी नया शुरुआत है, इसलिए लोग कितना उनको चाहते हैं मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन जो बातें कर रहे हैं, जो उनका विजन है, वो लगता है कि अच्छा है। और एनडीए में अब देखिए, तब तो नीतीश कुमार जी के चेहरा पर ही एनडीए के चुनाव होने जा रहा है, तो अगला मुख्यमंत्री वही नीतीश कुमार को ही आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया और अपने संघर्ष, राजनीतिक यात्रा और परिवार के बारे में बताया और साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद।